हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 की सोशल साइंस में मैं आप लोगों को जो है बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करा रहा हूँ और ये प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। सोशल साइंस में मैं अभी आप लोगों को कक्षा 10 का जो भूगोल है उसका अध्ययन करा रहा हूँ और भूगोल विषय में अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर का बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका उत्तर कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। आज की क्लास में देखिए आपके भूगोल का जो 7वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, उसका हम लोग को अध्ययन करना है उसी तरीके से जिस तरीके से पहले के चैप्टर में हम लोगों ने बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में प्रश्नों को हल किया था। तो देखिए आपका जो 7वां चैप्टर है भूगोल का, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यानी इसमें हम लोग को अपने देश में परिवहन व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना, जिसमें सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, उसके अलावा जो है अंत में हम लोग देखेंगे कि पर्यटन से संबंधित भी एक आध दो प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी देख लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इसके बाद आपका जो भूगोल विषय का है सारा जो क्वेश्चन उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। इसके बाद फिर हम लोग सामाजिक विज्ञान में अन्य विषयों के प्रश्नों को भी एक एक करके सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों का देखिए पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं इस साल पढ़ने के लिए, तो टोटल 22 चैप्टर हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये जो क्लासेस हैं ये 22 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएं और आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी समय मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? भूगोल विषय का। और भूगोल विषय में आज आपका जो है 7वां चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर जो है अध्ययन करना है और उस अंतिम चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से लघु उत्तर प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहला ये प्रश्न ही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किन्हें कहा जाता है, यानी जो चैप्टर का नाम है उसी से संबंधित प्रश्न। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि परिवहन, संचार और व्यापार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से वस्तुएं, सेवाएं और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती। यानी परिवहन, संचार और व्यापार को किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके माध्यम से देखिए वस्तु को, सेवा को और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में परिवहन के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, यानी भारत में परिवहन के माध्यम पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर इसका क्या होगा कि भारत में परिवहन के 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला क्या है? स्थल परिवहन, दूसरा क्या है? जल परिवहन और तीसरा क्या है? वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन का मतलब सड़क परिवहन। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सड़कों का क्या महत्व है। तो देखिए सड़कें का किस लिए हमारे देश में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो देखिए सड़कें क्या करती हैं? गाँवों को, कस्बों को और शहरों को जोड़ती हैं, जिससे माल और सेवाओं की आपूर्ति आसान होती है। ये पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने का रास्ता और लचीला साधन होती है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि स्वर्ण चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना क्या है। इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ये जो स्वर्ण चतुर्भुज है ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। यानी ये अपने देश में राजमार्गों से संबंधित एक बहुत बड़ी परियोजना है जो अपने देश की 4 बड़े महानगरों को एक साथ जोड़ती है। किसको किसको? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। यह लगभग देखिए 5846 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना की शुरुआत 1999 में हुई थी और 2012 में इसको पूरा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के जो औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्र हैं उनको जोड़ करके यात्रा के समय को कम किया जाए और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिए। यानी अपने देश के बड़े बड़े शहरों को एक साथ जोड़ देने से क्या होगा कि अपने देश में उद्योग, कृषि, सांस्कृतिक केंद्र सब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा
कि लोगों के आने जाने का समय कम होगा और आर्थिक विकास बेहतर तरीके से बढ़ेगा। एक देखिए छोटा सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करता है। यानी भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख देखिए कौन करता है। उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको शॉर्टकट में NHAI कहा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल की विशेषताएं बताइए। यानी भारत में रेलवे की विशेषताएं क्या है। तो उत्तर क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा क्या है, रेलवे है। यह देश के कोने कोने को जोड़ती है। तीसरा क्या होगा कि यह जन साधारण और माल ढुलाई का सस्ता साधन है। यानी इससे जन ढुलाई भी होती है, यानी लोग आते जाते हैं और सामान माल का ढुलाई भी होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जल परिवहन के दो प्रकार कौन कौन से। देखिए जल परिवहन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, आंतरिक जल परिवहन यानी इनलैंड वाटरवे। इसका मतलब क्या होता है कि अपने देश की सीमा के अंदर ही जल परिवहन करना, यानी अपने देश की सीमा के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर अपने जो है एक क्षेत्र में एक राज्य में ही दूसरी जगहों पर, जैसे आप लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की नदियों में झीलों में जो परिवहन कराया जाता है नाव से बोट से, वो सब किसके अंतर्गत आता है, इनलैंड वाटरवे। दूसरा क्या होता है, समुद्री जल परिवहन, जिसको कहा जाता है सी रूट। ये क्या होता है कि किसी देश से दूसरे देश में जब कोई सामान भेजा जाता है या वहां पर मंगाया जाता है तो इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का देखिए सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है, जो क्या है एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में वायु परिवहन का संचालन कौन करता है। यानी भारत में जो वायु परिवहन है तो उसको कौन संचालित करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में AAI कहा जाता है। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड वायु परिवहन के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। यानी ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो अपने देश में वायु परिवहन को संचालित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संचार क्या है। तो संचार का मतलब क्या होता है कि किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। देखिए संदेशों को, सूचनाओं को और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रमुख डाक सेवाएं कौन कौन सी हैं। यानी भारत में प्रमुख डाक सेवाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत में देखिए प्रमुख डाक सेवाओं में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, मनी ऑर्डर, ईमेल, पार्सल सेवा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अपने देश में देखिए डाक सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रमुख आयात उत्पाद कौन से। यानी भारत में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आयात की जाती हैं। तो देखिए आयात की वस्तुओं में कच्चा तेल, मशीनें, उर्वरक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खाद्य तेल। इसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी एक देश की वस्तु और सेवा जो है दूसरे देश में पहुंचाई जाए या बेची जाए, या फिर दूसरे देश की वस्तु और सेवा अपने देश में मंगाई जाए या खरीदी जाए, तो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत संचार और जन संचार में क्या अंतर है। यानी पर्सनल कम्युनिकेशन या और मास कम्युनिकेशन, दोनों में किस तरीके का अंतर है। तो व्यक्तिगत संचार का मतलब क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन का, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना, जैसे डाक, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि। और जन संचार का मतलब क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का, कि एक साथ बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचाना, जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र इत्यादि। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन, यानी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका भारत निर्यात करता है। तो देखिए उसमें पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, रत्न आभूषण, वस्त्र, कृषि उत्पाद, रासायनिक पदार्थ इत्यादि। यानी इतनी सारी वस्तुओं को भारत क्या करता है, निर्यात करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि पर्यटन का अर्थ क्या है, यानी पर्यटन किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि पर्यटन का अर्थ है एक व्यक्ति का आनंद, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से अपने स्थान से दूसरे स्थान पर
अस्थायी रूप से जाना। जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से यानी जहाँ पर वह रहता है वहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिए जाता है तो जाने का उद्देश्य क्या होता है उसका, या तो आनंद के लिए यानी घूमने फिरने के लिए, या किसी बिजनेस व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, या फिर वो किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए रहता है तो उसी को क्या कहा जाता है, पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यटन का महत्व क्या है। तो भारत में देखिए पर्यटन का महत्व क्या है कि भारत में पर्यटन जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। तो इसको अगर आप चाहें तो 3 पॉइंट में भी करके लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत की रेल सेवा नेटवर्क का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो रेलवे का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, तो उसको देखिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे आप कि भारत का जो रेल नेटवर्क है दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेल नेटवर्कों में से एक है। देखिए दुनिया में सबसे व्यस्ततम रेल नेटवर्क यूएसए और चाइना, उसके बाद जो तीसरा नंबर स्थान आता है वो अपने देश का आता है। इसकी स्थापना देखिए 1853 ईस्वी में हुई थी जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन शुरुआत की गई थी। आज भारतीय रेलवे देखिए लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी को तय करती है जो देश की आर्थिक रीढ़ और परिवहन का प्रमुख माध्यम है। यानी रेलवे का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और यह लगभग देखिए 68,000 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि भारत में परिवहन व्यवस्था के 3 प्रमुख माध्यमों का वर्णन करें। यानी भारत में परिवहन के जो 3 प्रमुख माध्यम हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो देखिए भारत में परिवहन के जो 3 प्रमुख माध्यम हैं उसमें पहला क्या है, देखिए स्थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें सड़क और रेल मार्ग दोनों आते हैं क्योंकि स्थल पर ही सड़क भी होती है और रेलवे की पटरियां भी होती हैं। तो देखिए सड़कें जो है अल्प दूरी के लिए उपयुक्त हैं जबकि रेल मार्ग जो है लंबी दूरी और भारी सामान के परिवहन के लिए उपयुक्त। उसी प्रकार से देखिए परिवहन का जो दूसरा साधन है वो जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए क्या है, यह सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। इसमें नदियों, झीलों, आंतरिक जल मार्ग और समुद्र यानी समुद्री मार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है। और तीसरा देखिए क्या है, वायु परिवहन। तो वायु परिवहन देखिए यह सबसे तेज माध्यम है। इसका उपयोग देखिए दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक किया जाता है। यानी कोई ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर सड़क मार्ग से या किसी अन्य दूसरे माध्यम से नहीं जाया जा सकता है तो कैसे जाया जाता है, एयर मार्ग से यानी हवाई मार्ग से। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत की रेल सेवा का आर्थिक और सामाजिक महत्व बताइए। यानी भारत में जो रेलवे है उसका आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरीके से महत्व है। तो पहला देखिए क्या है कि यह सबसे सस्ता और व्यापक जन परिवहन का साधन है। दूसरा, यह देश के सभी भागों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। तीसरा, औद्योगिक और कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करता है। चौथा, पर्यटन और व्यापार के विकास में योगदान देता है। और पांचवा, रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करता है। तो ये इसके देखिए 5 महत्वपूर्ण महत्व। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंचार माध्यमों का महत्व समझे। यानी जनसंचार के जो माध्यम है उनका क्या महत्व है। तो जनसंचार के माध्यम में देखिए क्या क्या आते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और इंटरनेट। ये क्या करते हैं कि देश दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए पहला काम इसका क्या है, महत्व क्या है कि लोगों तक सरकारी नीतियों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं, लोगों को बताते हैं। इसके अलावा देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जन जागरूकता को बढ़ाते हैं। तीसरा महत्व क्या है कि ये मनोरंजन और सूचना दोनों प्रदान करते हैं। चौथा इनका महत्व क्या है कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से देखिए जनसंचार माध्यमों का 4 महत्वपूर्ण जो है महत्व है, विशेषता, योगदान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी भारत जो विदेशों से व्यापार करता है तो उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए भारत विश्व के लगभग 200 देशों से व्यापार करता है। दूसरा विशेषता क्या कि निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तीसरा विशेषता क्या कि आयात से देश की औद्योगिक और कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। सेवा क्षेत्र जैसे आईटी और पर्यटन से भी विदेशी आय प्राप्त होती है। तो इस तरीके से भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं होंगी। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये है कि पर्यटन को अदृश्य निर्यात क्यों कहा जाता है।
यानी दिखाई देने वाला निर्यात कैसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा कि पर्यटन से वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाएं विदेशियों को प्रदान की जाती हैं और इसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अदृश्य निर्यात कहा जाता है। यानी इसमें किसी वस्तु को नहीं बेचा जाता बल्कि क्या किया जाता है? विदेशी लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ये इसीलिए अदृश्य निर्यात कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संचार माध्यमों के विकास ने भारत के सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया है? यानी जो संचार के माध्यम है वो विकसित होने के बाद भारत के सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो पहला देखिए क्या होगा कि लोगों को देश दुनिया की सूचनाएं आसानी से मिलने लगी है इनके वजह से। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है। जन संवाद, चुनाव का प्रचार और सामाजिक आंदोलन को इन्होंने सशक्त किया है। लोगों को आपसी संवाद और एकता का अवसर भी इनके माध्यम से ही मिला। यानी लोगों को जब आपसी संवाद करना होता है तो एक दूसरे के साथ किसके माध्यम से करते हैं? जनसंचार के माध्यम से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजमार्गों का वर्णन करें। यानी आप अपने देश में जो राजमार्ग हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो इसको देखिए आप सही तरीके से अगर देख लेंगे तो उसको समझ के उसका बेहतर तरीके से परीक्षा में वर्णन कर सकते हैं। जैसे देखिए उत्तर कि भारत में जो राजमार्ग हैं देश के सबसे महत्वपूर्ण सड़की मार्ग हैं। ये देश के विभिन्न राज्यों, शहरों, बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक केंद्रों को क्या करते हैं? एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनका निर्माण और देख रेख देखिए मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, देखिए तो भारत में राजमार्गों के प्रकार कितने प्रकार के हैं? भारत में कितने प्रकार के राजमार्ग होते हैं? तो भारत में देखिए राजमार्गों को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग हाईवे कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी न किसी शहर के आसपास से कोई ना कोई हाईवे जरूर गुजरता है। तो इसको देखिए नेशनल हाईवे कहा जाता है, शॉर्टकट में एनएच। इनकी कुल लंबाई देखिए अपने देश में 1,46,195 किलोमीटर है। ये देश के देखिए सभी प्रमुख महानगरों, बंदरगाहों और राज्यों को जोड़ते हैं। भारत में लगभग देखिए 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसके अलावा देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको MORTH कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ मिलकर इनका प्रबंधन करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या करता है कि अपने देश में राजमार्गों का प्रबंधन करता है। कुछ राजमार्गों का देखिए नाम कैसे होता है? NH1, NH2, NH3, NH4, NH9, इस तरीके से इनका नाम रखा जाता है। यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 इस तरीके। दूसरा देखिए प्रकार होता है राज्य राजमार्ग, यानी राज्यों में जो स्टेट हाईवे होते हैं उनकी लंबाई देखिए क्या है? 1,86,528 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए किसी राज्य के भीतर राजधानियों को, महत्वपूर्ण शहरों को और जिला मुख्यालयों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व किसका होता है? उस राज्य के लोक निर्माण विभाग का, जिसको PWD कहा जाता है। तो उस राज्य के PWD के द्वारा इनकी देख रेख और निर्माण का कार्य किया जाता है। तीसरा है देखिए जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। इनकी कुल लंबाई देखिए क्या है? 6,32,154 किलोमीटर। ये क्या होती हैं कि किसी जिले के अंदर छोटी दूरी की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इनकी व्यवस्था को जो दायित्व होता है वो जिला परिषद का है। यानी उस जिला की जिला परिषद इनके रख रखाव और दायित्व को निभाती है। चौथा प्रकार देखिए होता है ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड। इनकी कुल लंबाई देखिए 7,83,566 किलोमीटर है। ये क्या करती हैं कि गांवों को कस्बों और शहरों से जोड़ते हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में देखिए सबसे पहला प्रमुख है NH44। ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? यह कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई देखिए कितनी है? 3,700 किलोमीटर। पहले इसे NH7 के नाम से जाना जाता है। यानी NH7 पहले अपने देश का सबसे लंबा राजमार्ग था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके NH44 कर दिया गया और इसको विस्तारित कर दिया गया। इसके बाद फिर देखिए दूसरा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ये क्या है? यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना है जो 4 महानगरों को जोड़ती है। अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये देखिए अपने देश के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ता है।
उसके बाद फिर देखिए है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये देखिए किसको जोड़ता है, असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर शहर से जोड़ता है। उसके बाद फिर देखिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये देखिए क्या करता है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अब देखिए राजमार्गों का महत्व, राजमार्ग किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो राजमार्गों का देखिए आर्थिक महत्व क्या है कि ये उद्योग, कृषि और व्यापार को जोड़ते हैं, माल परिवहन को तेजी से और कम लागत में संभव बनाते हैं। सामाजिक महत्व इनका क्या है कि ये विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, सेना के लिए भी ये काफी उपयोगी होते हैं। उसके बाद फिर देखिए इनका सामरिक महत्व क्या है कि सीमा क्षेत्रों में सेना की जो आवाजाही होती है उसमें ये सहायक होते हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही अपने देश में जो सैनिक हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आते जाते हैं। अब देखिए भारत में राजमार्ग निर्माण की कुछ प्रमुख परियोजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसको NHDP कहा जाता है, ये है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर करती है। आप लोग देखेंगे हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा होता है। तो ये क्यों लगा होता है, क्योंकि इसी परियोजना के तहत अपने देश में ग्रामीण क्षेत्रों का रख रखाव और उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला है भारत माला परियोजना। इसके बाद है सागर माला परियोजना, जो सड़क और बंदरगाह को कनेक्ट करती है, यानी सड़कों से बंदरगाहों को कनेक्शन स्थापित करने के लिए सागर माला परियोजना। तो इस प्रकार से देखिए भारत में जो राजमार्ग हैं वो देश की परिवहन व्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। यह न केवल यात्रा या व्यापार को सुगम बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक प्रश्न है कि भारत में पर्यटन उद्योग का संक्षिप्त वर्णन करिए, यानी भारत में पर्यटन को किस तरीके से उद्योग के रूप में देखा जाता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए भारत में जो पर्यटन उद्योग है देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की प्राकृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक परंपराएं और जीव जंतुओं की प्रचुरता इसे विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है। यानी इन सारी चीज़ों की वजह से अपने देश में पर्यटक आते हैं, या अपने देश से बहुत से लोग दूसरे देशों में पर्यटन के लिए जाते हैं, या दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक उद्योग के रूप में कार्य करता है। जैसे देखिए अपने देश में विविध प्रकार के पर्यटन स्थल हैं। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वो क्या है, ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला। ये क्या करते हैं, पर्यटकों को अपनी तरफ से आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ धार्मिक स्थल हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमरनाथ, वैष्णो देवी। इनके वजह से भी बहुत ज़्यादा पर्यटन का जो है विस्तार हुआ है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं इन स्थानों पर। उसके बाद फिर देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, जैसे हिमालय, कश्मीर, गोवा के समुद्र तट, केरल के बैक वाटर, इन सब जगहों पर भी लोग टूर करने के लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए बहुत से वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, ये देखिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। ठीक, देखिए इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व देखिए क्या है कि पर्यटन उद्योग भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है, नए रोजगार अवसर पैदा करता है। इससे देखिए परिवहन, होटल, हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलता है। यानी लोग एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय लोगों को भी बहुत सारा जो है फायदा होता है, और उनका भी व्यापार और विकास होता है। देखिए सरकारी प्रयास इसके लिए किया जा रहा है। तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, इनक्रेडिबल इंडिया जैसे अभियान चला रही है, अतुल्य भारत, आप लोग देखते होंगे टीवी में प्रचार भी आता होगा। इसके अलावा देखिए नई पर्यटन नीतियां बनाई जा रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, विरासत स्थल जो है उनको संरक्षण किया जा रहा है और उनको बेहतर तरीके से कंजर्व करके रखा जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, जिससे क्या हो, पर्यटकों का आकर्षण और बढ़े। इसके अलावा देखिए जो पर्यटन उद्योग है इसकी कुछ चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां देखिए क्या है कि सुरक्षा की समस्याएं देखने को मिलती हैं, अविकसित बुनियादी ढांचा, भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर बुनियादी ढांचा बहुत बेहतर नहीं है, स्वच्छता की कमी देखी जाती है, पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियां हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यानी ये 3-4 प्रमुख चुनौतियां हैं, अगर इनको बेहतर कर लिया जाए तो और भी बेहतर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो भविष्य की संभावनाएं देखिए क्या है पर्यटन उद्योग से।
तो ये आईटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई टूरिज्म और बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण भारत में पर्यटन उद्योग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत में जो पर्यटन उद्योग है, ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह भारत का देखिए सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जो जीडीपी में 6.23% और कुल रोजगार में देखिए 8.78% का योगदान देता है। ठीक, देखिए इसके अलावा देखिए यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। अतः भारत में जो पर्यटन उद्योग है, देखिए अर्थव्यवस्था, रोजगार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विदेशी निवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत विश्व भर में आकर्षण का केंद्र। ठीक, अब देखिए 9वां प्रश्न, तो भारत में वायु परिवहन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी हम लोगों ने हर प्रकार के परिवहन के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देखा। अब देखिए आपका वायु परिवहन से भी संबंधित एक प्रश्न देख लिया जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो उसको भी आपको लिखने में समस्या नहीं होगी। तो देखिए भारत में जो वायु परिवहन है, ये देश के तीव्रतम परिवहन साधनों में से एक है। इसका उपयोग देखिए यात्रियों को, माल को, डाक को तथा इमरजेंसी सेवाओं के लिए किया जाता है। यानी इतनी सारी चीज़ों के लिए जो है वायु परिवहन इस्तेमाल किया जाता है। भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है। यानी अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे राज्य में भी जाने के लिए सुविधाएं हैं, या अपने देश से किसी दूसरे देश में आने या जाने की भी सुविधाएं हैं। भारतीय वायु परिवहन का जो संचालन है, मुख्य रूप से देखिए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा आदि कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इसके संचालन और नियमन की जो जिम्मेदारी है, देखिए कौन उठाता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको एएआई कहा जाता है, इनके द्वारा संभाला जाता है। अपने देश में देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक, अब देखिए 4-5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको भी देख लिया जाए, और जिसके बाद आपका ये चैप्टर भी आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ के बीच में? बम्बई से ठाणे के बीच में। इसके बाद देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और ये किस रूप में हुई थी? इसमें किसी भी मानवीय परिवहन का नहीं, बल्कि यहाँ पर डाक भेजा गया था लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसको टेस्ट के लिए किया गया था, और एक प्रकार से व्यापारिक रूप से किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला आधुनिक बंदरगाह, देखिए मुंबई बंदरगाह है। प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है? गंगा नदी में है। ये कहाँ से कहाँ है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक, देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। और उसके बाद भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सॉल्व किया, उनको मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया कि आपको कैसे इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका देखिए भूगोल का सारा 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया मेरी तरफ से। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और फिर अपना नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप अपने परीक्षा में इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको भूगोल से संबंधित किसी भी प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रश्न छूट रहा है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नज़र आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको चेक करूंगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी या फिर उसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं उसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।